जब लोगों ने यह जाना कि ज़ांगी ने यामाडा मासानामी को सबक क्यों सिखाया, तो वहां मौजूद आधे से ज्यादा लोग तुरंत अपनी राय बदलने लगे। ज्यादातर चाइनीज लोगों की सोच सिंपल होती है। उन्हें बड़े बड़े प्रिंसिपल्स पर बात करने का कोई शौक नहीं होता, लेकिन वे दिल से यह समझते हैं कि बदला बदला होता है और दुश्मनी की एक हद होती है। बट स्टिल, ली जोंगयू ने जांगी से कहा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूं, लेकिन मिस्टर यामाडा इनोसेंट है। उन्होंने यानलियो आइलैंड पर हमारी बहुत हेल्प की थी। क्या तुम उनकी जान बख्श सकते हो? जू यूनक्वे ने देखकर जांगी को समझाने के लिए आगे बढ़ी कि हाँ, तुम पूरे ग्रुप को एक ही बार में नष्ट नहीं कर सकते। ये ठीक नहीं है, और इससे लोगों को ऐसा लगेगा जैसे तुम बहुत नैरो माइंडेड हो। वह जांगी के घर गई और बोली, इसके अलावा इस शिप पर इतने सारे फॉरेनर्स हैं। यदि तुम ऐसा करते तो वे डरने लगते हैं, और यह यूनिटी के लिए सही नहीं होगा। सुनवानशी ने जांगी को गुस्से और नफरत से घूरने लगी। उसने कहा, अगर तुम मिस्टर यामाडा को कुछ भी करोगे तो मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। यामाडा मासानामी ने देखा कि इतने लोग उसके लिए बोल रहे हैं, तो उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। उसने कहा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जहांगीर ने ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, उसे छोड़ दूं? बताओ, मैं उसे क्यों छोड़ूं? जहांगीर यामाडा मासानामी की ओर उंगली उठाया और पूछा, तुम लोग इसके बारे में कितना जानते हो? सुनवानशी ने तुरंत उत्तर दिया, मिस्टर यामाडा बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं इसकी गवाही दे सकती हूं, और हमारे ग्रुप का हर इंसान इसकी गवाही देगा। ली जोंगयू ने भी कहा, मिस्टर यामाडा ने आइलैंड पर हमारी बहुत हेल्प की थी। वह सच में अच्छे इंसान है। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जांगी ने ठहाका लगाया और डेक पर घूमने लगा। उसने जमीन पर गिरे यामाडा मासानामी को ऐसे देखा जैसे किसी खेल का हिस्सा। जितना बड़ा विलेन, उतना ही वह दूसरों के आगे एक अच्छे इंसान बनने की एक्टिंग करता है। शायद जब तुम नियॉन में थे तो बार बार टेम्पल्स में जाकर डोनेशन देते थे, या फिर चैरिटीज को पैसे देकर गरीबों की मदद भी करते थे। सही नहीं कहा ना? सुनवानशी ने जांग यी को आश्चर्यचकित देखा। तुम्हें यह सब कैसे पता? मिस्टर यामाडा एक फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। परंतु फिर उसने गुस्से में कहा, तुम जानते हो कि वह इतने अच्छे इंसान हैं, फिर भी उनके साथ इतनी बर्बरता कर रहे हो। इससे साबित होता है कि तुम एक पत्थर दिल इंसान हो। मैं तुम्हें एडवाइस देती हूं कि जल्दी से अपने के पर पछताओ, मिस्टर यामाडा से माफी मांगो और उन्हें ट्रीटमेंट दिलवाओ। सुनवानशी ने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया और दूसरे हाथ से झांग यी की ओर उंगली उठाई, जैसे कोई जस्टिस वॉरियर हो। झांगी ने उसे ठंडी नजरों से देखा और डांट कर कहा, तुम कुछ नहीं जानती। इसकी तेज आवाज से सुनुआनशी डरकर कुछ कदम पीछे हट गई। झांगी ने फिर धीरे से कहना शुरू किया, यामाडा मासानामी, मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम पहले लियू झेंग नान हुआ करता था। जब मैंने पहली बार यह नाम सुना था तो यह मुझे जाना पहचाना लगा। 5 साल पहले तुमने त्यानाई सिटी में वेइमिन फूड कंपनी लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की थी। तुम्हारा बिजनेस रेडी टू ईट फूड का उत्पादन करता था। आरंभिक दौर में तुम्हारा नाम लियू झेंगनान था। क्योंकि तुम्हारी मैंड्रिन बहुत अच्छी थी, कोई नहीं जानता था कि तुम असल में नियोन से हो, और तुम्हारा असली नाम यामाडा मासानामी है। तुम्हारी कंपनी का बिजनेस प्रोसेस फूड पर ही आधारित था। तुमने ओवरसीज से अनसेफ इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट किए और उन्हें लोकल मार्केट में बेचा। यमाडा मासानामी का चेहरा सफेद पड़ने लगा। भीड़ में मौजूद बिजनेसमैन मा वेन्यंग ने कुछ सोचते हुए भौहें चढ़ा लाई। जांगी ने आगे कहा, 2047 में, यानी करीब 4 साल पहले, तुमने रिश्वत देकर अपनी कंपनी के फूड प्रोडक्ट्स को कई शहरों के स्कूलों में सप्लाई करवा दिया। फिर एक फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट हुआ, जिससे तुम्हारी कंपनी के फूड सेफ्टी इश्यूज एक्सपोज हो गए। लोगों ने पाया कि तुम्हारी कंपनी जो हाई एंड इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स क्लेम कर रही थी, असल में वह एक्सपायर्ड और रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स थे। जब यह रिवील हुआ तो तुमने तुरंत अपनी कंपनी किसी और के नाम ट्रांसफर कर दी और वापस नियॉन भाग गए। इस फ्रॉड से तुमने कितने कमाए? कुछ बिलियन,
या शायद 10 अरब। यामाडा मासानामी का सारा शरीर कांप रहा था। अब किसी के पास उसे बचाने के लिए कोई बहाना नहीं था। एक औरत अचानक आगे आई और उसे लात मारते हुए चिल्लाई, तू ही है वो कुत्ता जिसने मेरे बेटे को झर दिया था। मेरा बेटा स्कूल में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ था। अब कोई भी यामाडा मासानामी की तरफदारी करने को तैयार नहीं था। चेहई चेंग भी गुस्से में आया। उसने यामाडा को कई लात मारी और बोला, नियोन का कमीना, तूने हम सबको बेवकूफ बनाया। अब अपनी जान देकर उन मासूम बच्चों का बदला चुका। यामाडा मासानामी ने रोते हुए कहा, हाँ, मैं गुनहगार हूं, लेकिन मैं मजबूर था। अगर मैं ये बिजनेस न करता तो कोई और करता। एंडलेसी रोने लगी और खुद सुनवानशी की ओर देखने लगी। मिस्सू, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी जैसा ही समझा। मेरी बेटी बचपन में ही मर गई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारी और मेरी बेटी के मिलते जुलते चेहरों को देखा तो मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी जैसी हो। सुनवानक्सी अब और सहन नहीं कर सकती थी। उसे याद आया कि यामादा मसानामी ने यानलियू आइलैंड पर उसके लिए कितनी मेहरबानी दिखाई थी। क्योंकि उसे डर था कि वो भूखी मर जाएगी, इसलिए अगर कोई हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता तो वो पहले सुनवानक्सी को ही देता। इसलिए सुनवानक्सी यामादा मसानामी के सामने खड़ी हो गई। झांगी को घूरते हुए बोली, हर कोई गलतियां करता है, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिए। हम इसे एक चांस क्यों नहीं दे सकते? वो अब एक बहुत अच्छा इंसान है। तुम उसकी जान इतनी आसानी से नहीं ले सकते। झांगी ने उसे एक स्टूपिड लुक से देखा। क्या तुम बीमार हो? उसका होली मदर वाला एटीट्यूड इस लेवल तक पहुंच चुका था कि वो इरिटेट हो गया। मैं मजाक नहीं कर रही। सुनुआनक्सी ने गुस्से में पैर पटका। मैं इस बात की गवाह हूं, वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। उसने समझाया, जब हम गनरयू आइलैंड पर थे तो शुरू में हमें बहुत भूख लगती थी और कुछ खाने को नहीं मिलता था। वो चुपके से रिटर्नीज के पास जाता और मेरे लिए समंदर के कछुए का दूध लाता। मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो जाता था तो वो रात में मुझे गले लगाकर सुलाता ताकि मैं वार्म रह सकूं। क्या तुम सोचते हो कि ऐसा इंसान बुरा हो सकता? सुनवांगसी ने अपने बड़े बड़े आंखों से सबकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक दृढ़ एक्सप्रेशन था, जिससे सबको यकीन हो गया कि वो मजाक नहीं कर रही। वो पूरी गंभीरता से मानती थी कि यामादा मसानामी एक अच्छा इंसान है। झांगी ने सुना और अचानक उसे कुछ अजीब लगा। कछुए का दूध? अरे, इस कछुए नाम की चीज में दूध कहां से आता है? जोकेर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वेल्स के पास तो दूध होता है, लेकिन सी टर्टल्स तो ओविपेरस होते हैं, तो उनके पास तो दूध नहीं होना चाहिए। लाओ त्यान ने सुनिश्चित शब्दों में जवाब दिया, उस चीज में दूध कहां से होगा? सुनवानक्सी ने आंखें झपकाई, फिर नाक से एक स्नीफ लिया और प्राउडली बोली, तुम्हारी नॉलेज बहुत कम है ना। एक तरह की ओशियन टर्टल होती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। उसने ली जोंगयू की दिशा किया। टीचर ली, कभी ना तो कोई टर्टल पकड़ा। बताइए ना, क्या टर्टल्स के पास दूध होता? हाँ। ली जोंगयू का चेहरा अजीब सा हो गया। टर्टल वाली बात एक जैसा सीक्रेट था जिसे वो फिर से याद भी नहीं करना चाहिए। जू योंगक्यू अब और नहीं बर्दाश्त हो पाई। लिसा, टर्टल्स के पास दूध नहीं होता। दुनिया में कोई भी टर्टल दूध प्रोड्यूस नहीं करता। सुनवानक से क्रोधित होकर बोली, मैंने वाकई पिया था। झांगी पहले बावरा हुआ, फिर अचानक उसने समझ लिया। मुझे पता है कि इसने क्या पिया था। जोऊ केर की आंखें भंग रहित हो गई। कहीं वो वाला तो नहीं, लेकिन उसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है। क्या इसे पता नहीं चला? इफेक्ट चेंज हो सकता है अगर उसे हीट दिया जाए। और फिर वह इतनी भूखी थी कि वह कुछ भी खाने के लिए तैयार थी, लेकिन ये वास्तव में हाई प्रोटीन फूड थे। आसपास के लोग अब यामादा मसानामी को डिस्गस्टेड नजरों से देखने लगे, खासकर महिलाएं, जो अब उसे जैसे गंदगी समझ रही थीं। नियॉन मैन का परवर्शन साफ दिख रहा था। सुनुआनक्सी को अक्को भी समझ न आया था और वो प्राउडली बोली, तुम सबको बायोलॉजी और सीखनी चाहिए। सच में टर्टल मिल्क होता है। झांगी के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई, लेकिन वो इतने लोगों के सामने, खासकर इतनी सारी महिलाओं के सामने, इसे एक्सपोज न करना चाहता था। वैसे भी अब सबको समझ आ ही गया था।
तो सुन्नुआ नक्सी को भी धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। अब जब मामला क्लियर हो गया है तो इसे समंदर में फेंक दो। यामादा मसानामी की आंखें डर के मारे बड़ी हो गईं और वो चिल्लाया, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। ली सान, तुमने वादा किया था कि मुझे वापस लैंड ले जाओगे, मेरी मदद करो। मिस सू, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकती। झांगी ने हाथ हिलाया, अब कुछ भी कहना फायदेमंद नहीं। रुको, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। सुनुआनक्सी ने अपने हाथ फैला लिए और क्रू मेंबर्स के सामने खड़ी हो गई। तुम लोग हमेशा वायलेंस को ही सॉल्यूशन क्यों समझते हो? प्यार से भी चीजें सुलझाई जा सकती हैं। जांग ये अब इरिटेट हो गया। एक स्टूपिड औरत, इसे इग्नोर भी करो तो भी ये खुद ही पीछे पड़ जाती है। अनोखा है कि यह एक सेकंड रेट डीलर को बचा रही है जो जहरीला खाना तैयार करता था और बच्चों को हानि पहुंचाता था। ठीक है, ठीक है, यदि तुम इसको बचाने के लिए इतनी अड़ी हुई हो तो अब से हर दिन मैं तुम्हें इसके कंपनी का खाना दूंगा। सुनुआनक्सी ने दांत भींचे और हिम्मत जुटाकर बोला, अगर इससे मिस्टर यामादा की जान बच सकती है तो मैं वो सब कुछ खाने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकती। झांग ही बोला, कुछ चीजें सिर्फ खाने से ही नहीं मरती, लेकिन चलो, तुम्हारी बायोलॉजी इतनी अच्छी है तो बताओ, प्रोटीन खाने का मतलब इंसान खाने जैसा ही क्यों होता? सुनुआनक्सी ने कुछ देर सोचा, फिर प्राउडली जवाब दिया, हाँ हाँ, क्या तुम मुझे इस सवाल से परेशान करना चाहते हो? जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें जर्म सेल्स होते हैं। आसपास मौजूद कुछ लोग हंसी रोक नहीं पाए, मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। जू युंग अब बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने सुनुआनक्सी के कान में धीरे से फुसफुसाया कि असल में टर्टल मिल्क क्या था। सुनुआनक्सी का चेहरा शॉक्ड हुआ, फिर नम और फिर डल होता चला गया। नहीं, उसने चीखते हुए अपना चेहरा छुपाया और भागकर केबिन में चली गई। सुनुआनशी यामाडा मसानामी के तरीकों पर सीधी हार गई। ली जोंग्यू ने सिर हिलाते हुए बेबस हो गया। आइलैंड पर रहने के दौरान उसने देखा था कि यामाडा मसानामी ग्रुप की कई औरतों को छूने की कोशिश कर रहा था, पर बस यही चेंज था कि वह 50-60 साल का एक बूढ़ा आदमी था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सच में कुछ कर पाए। इसलिए वह सिर्फ छुपकर गंदे तरीके अपनाकर अपनी गंदी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता था। जोकर ने अपना मुंह ढक लिया और उसे हल्की सी घिन महसूस हुई। उसने उस नियोन के बूढ़े पागल को नफरत भरी नजरों से देखा, लेकिन झांगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इंसान बहुत ज्यादा भूखा होता है तो वह कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है। जब इंसान भयंकर भूखा होता है तो उसके अंदर कोई सभ्यता, इंसाफ या शर्म नहीं बचती। इंसान के अंदर का अंधकार पूरी तरह बाहर आ जाता है और वह जंगली जानवरों से भी ज्यादा वहशी और डरावना बन जाता है। झांगी ने अपने 2 क्रू मेंबर्स को इशारा किया। दोनों ने यामाडा मसानामी को तुरंत ही घसीटकर रेलिंग के सामने ले गए। इस बार चाहे यामाडा मसानामी कितना भी रोए हो या रहम की भीख मांगे, किसी को उस पर जरा भी दया नहीं हुई। बस इस सीन को देखकर रॉकफ्लो ग्रुप में बाइमो और बाकी लोग दंग रह गए। बाइमो सीधे यामाडा मसानामी की ओर देखा और ऐसा महसूस हुआ जैसे वह भी पानी में फेंक दिया जाएगा और बर्फ में जमकर मर जाएगा। डर के मारे वह बेहोश हो गया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। यामाडा मसानामी की गिड़गिड़ाहट काम नहीं आई और उसे ऊंचाई से समुद्र में फेंक दिया गया। सिर्फ एक तेज चीख और पानी में गिरने की आवाज ही सुनाई दी। वह पुराना मटवा कुछ सेकंड तक पानी में तड़पता रहा, फिर माइनस दर्जनों डिग्री सेल्सियस के समुद्री पानी में बर्फ का एक टुकड़ा बन गया। चाहाइचिंग शिप के किनारे पहुंचा और यामाडा मसानामी को जोर जोर से गालियां देने लगा। यह घटिया इंसान मरने के लायक था। लॉन्ग लिव मिस्टर जांग, आप न्याय के सच्चे दूत हैं। आपने हमारे लिए इस गंदी गंदगी को खोज निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहां कसम खाता हूं कि मैं आपकी हर आज्ञा बिना किसी शर्त के मानूंगा। चहाईचिंग पागलों वाली हालत में झांग यी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी चापलूसी शुरू करने लगा। झांग यी अपनी भौहें बड़ी की और तो तत्काल कुछ कदम पीछे हट गया। उसने बोला, मेरे जूते बहुत महंगे हैं, तुम्हें क्या चाहिए? चहाईचिंग बोला, मेरी गलती है।
मुझे अपने गंदे थूक से आपके कीमती जूतों को गंदा नहीं करना चाहिए था। हर कोई देख सकता था कि चा हाईचेंग सच में डरा हुआ था। वह रहम की भीख मांग रहा था ताकि वह अगला यामाडा मसानामी न बन जाए, क्योंकि असल में चाहाइचेंग भी कोई नेक इंसान नहीं था। उसने सिला में जो किया था वह यामाडा मसानामी जैसे छोटे व्यापारी की तुलना में दर्जनों गुना ज्यादा घिनौना था। झांगी को ऐसे लोग सख्त नापसंद थे, लेकिन उसे यह भी पता था कि कभी कभी ऐसे कचरा लोग भी काम आते हैं। उसने हंसकर कहा, अगर तुम मेरे प्रति अपनी वफादारी दिखाना चाहते हो तो फैक्ट्स के साथ मुझे यह साबित करो। बताओ, क्या इस जहाज पर और कोई कचरा है? खासकर नियॉन लोग, उन सब को मेरे लिए ढूंढो। छहाई चिंग ने यह सुनते ही उत्साह में आकर अपनी आंखों में शिकारी जैसी चमक भर ली। उसने बोला, मुझे पता है कि यहाँ और दो नियॉन वाले हैं। वह भीड़ की ओर तेजी से बढ़ा। अचानक एक औरत और एक नौजवान डर के मारे पीछे भागने लगे। छहाई चिंग ने उस औरत को अरेस्ट कर लिया और झांगी की ओर कहा, ये यामाडा मसानामी की एक्स वाइफ है और यह भी कोई अच्छी इंसान नहीं है। औरत गिड़गिड़ाने लगी, मैंने उससे 3 साल पहले तलाक ले लिया था। मैंने इमिग्रेट भी कर लिया है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा नौजवान भी क्रू मेंबर्स द्वारा घसीटकर झांगी के सामने लाया गया। झांगी ने औरत को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने उस नौजवान पर अपनी नजरें टिका दी। झांगी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान डरते हुए बोला, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी हुआशु किंगडम के किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है। उसका बोलने का लहजा साफ नियोन जैसा था। झांग यी को याद आया कि यह लड़का जब भी उसके सामने था कभी कुछ नहीं बोलता था। जू युनकुए ने झांग यी को बोला, झांग यी, बस करो। झांग यी ने जवाब दिया, अगर तुम लोग सोचते हो कि मैं उन्हें माफ कर दूंगा तो यह तुम लोगों की गलती है। इन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मेरे पास इन्हें बचाने की भी कोई वजह नहीं। इसलिए मैं नियोन के दोनों लोगों को एक लाइफ बोट दूंगा। तुम्हें जहाज छोड़कर जाना होगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद आधे साल तक बहने के बाद कोई जमीन मिल जाए। औरत और नौजवान के चेहरे का रंग उड़ गया। जी यूनफान ने धीरे से कहा, तुम अच्छे इंसान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये तो बस मर्डर ही है और कुछ नहीं। बाकी लोग भी ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन उन्हें झांग यी के फैसले और उसकी दृढ़ता का भी एहसास हुआ। झू युनकुए ने बिना झिझक कहा, तुम बस इन्हें मार क्यों नहीं देते? झांगी ने सिर हिलाया, और क्या सोच रहे थे तुम? झू युनकुए और अन्य लोग चुप हो गए। झांगी ने कहा, हर चीज का कोई मतलब होना जरूरी नहीं। क्या इंसान सिर्फ खुद को खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकता? झांगी सदा अपने तरीके से काम करता आया था। उसे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं थी। उसने इन दोनों नियॉन वालों को मारा नहीं क्योंकि वे सीधे तौर पर उसके दुश्मन नहीं थे, लेकिन वह उन्हें बचाने भी नहीं वाला था। इसलिए अब उनका भाग्य भगवान के हाथ में था। झांगी बोला, उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उन्हें एक मौका दिया, भले ही वह 1 अरब में एक हो। अगर नहीं गए तो मुझे सच में कुछ करना पड़ेगा। चहाईचेंग ने जोश में चिल्लाया, लॉन्ग लिव मिस्टर जांग! आप कितने दयालु हैं। इन नियॉन लोगों के साथ भी नरमी बरत रहे हैं। आप सच में भगवान जैसे हैं।